तो आप लोगों ने ये मूवी तो देखी ही होगी। इसका नाम है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। मीन ये कमाते तो अठन्नी है लेकिन खर्चा जो है वो रुपए में करते हैं, जिससे इनके जो घर की है ना बहुत बुरी हालत हो जाती है। घर जो होता है इनका बिखर जाता है। तो जो हमारा ये भारत घर है उसकी हालत ऐसी ना हो इसलिए बनाया जाता है बजट। सो हेलो गाइस, दिस इज यश एंड वेलकम टू फनी जी के ट्रिक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतरिम बजट 24-25। तो इसको इसमें हम लोग माइंड मैप भी देखेंगे, हम लोग ट्रिक भी देखेंगे, कंसेप्ट भी देखेंगे, इसका इतिहास भी देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर रहने वाला है। आपको एंड तक ना सारी चीज़ याद भी हो जाएंगी और मज़ा भी खूब आने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर ये जो बजट है उसका इतिहास क्या क्या है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और इसके बाद देखेंगे कि आखिर जो हमारा बजट है वो कैसे पास होता है। फिर बजट और अंतरिम बजट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और फिर जो अंतरिम बजट है हमारा इंटरिम बजट है और जो लेखानुदान यानी कि वोटर अकाउंट है उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है। देन बजट का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि बजट कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद हमारा जो बजट 24-25 वाला है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, कौन कौन सी स्कीम, कौन कौन सी योजनाओं के बारे में बताया गया है, क्या क्या लक्ष्य रखे गए हैं, वो सारी चीज़ हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है गाइस, अच्छे से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये जो बजट शब्द है ये फ्रेंच भाषा के बोगेट वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। अब देखिए इसके पीछे एक स्टोरी है। सर रॉबर्ट वॉलपॉल जो कि उस टाइम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपनी सरकार की कमाई और खर्चे का ब्यौरा एक चमड़े के थैले में रखकर संसद के सामने प्रस्तुत किया। पर बाकी मेंबरों ने ना इनकी खूब मजाक उड़ाई, खिल्ली उड़ाई अच्छी तरीके से। लेकिन क्या हुआ कि बाकी देशों ने इंस्पायर होकर इनसे अपने देश में भी बजट बनाना और प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। तो कह सकते हैं कि बजट की प्रथा की शुरुआत एक मजाक मजाक में हुई। तो जनरली हम लोग बात करें, बजट एक तरीके का ब्लूप्रिंट होता है जिसमें सरकार के लेन देन, उनकी योजना में कितना खर्च हो रहा है, कितना कमा रहे हैं, इस सब चीज़ के बारे में बात करी जाती है। अब देखिए बात करें इंडिया में। इंडिया में जो फर्स्ट बजट यानी कि पहला बजट प्रस्तुत किया गया था 7 अप्रैल 1860 में, और ये प्रस्तुत किया था जेम्स बिल्सन ने। ध्यान रखना इनका नाम पूछा जा सकता है। जेम्स बिल्सन ने पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया था, और इन्हें ही भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे कहा जाता है। जेम्स बिल्सन को कहा जाता है। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिए कि हमारे इंडिया में भी पहले जो है चमड़े का एक सूटकेस होता था या चमड़े का एक थैला हो गया, ऐसे ही बजट प्रस्तुत किया जाता था। बट हुआ क्या, जब से हमारी नई फाइनेंस मिनिस्टर बनी निर्मला सीतारमण, इन्होंने भी पहले बजट को जो है चमड़े के थैले में लाया गया था, बट फिर इन्होंने इसको एक बही खाता के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। देन फिर इन्होंने उस प्रथा को खुद ही तोड़ा और अब जो है टैबलेट पेपरलेस बजट को प्रस्तुत किया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखना। इसके बाद अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्र भारत का जो प्रथम बजट है 26 नवंबर 1947 को आर के षणमुखम ने प्रस्तुत किया था। ये उनकी फोटो है, तो ध्यान रखना स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया था, आर के षणमुखम ने। इसके बाद गणतंत्र भारत का प्रथम बजट 1950 में जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। यह भी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना उसमें स्वतंत्र की जगह गणतंत्र कर देगा, गणतंत्र की जगह स्वतंत्र कर देगा और नाम को ऊपर नीचे कर देगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। तो यहीं पर जो है आपको कंफ्यूज किया जाता है, तो ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री रहते हुए किन किन लोगों ने बजट को प्रस्तुत किया है। तो उसमें आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जो कि पहली महिला वित्त मंत्री भी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। उसके बाद राजीव गांधी। तो देखिए सीक्वेंस वही है, नेहरू जी इंदिरा गांधी जी के पिता थे, राजीव गांधी जी की माता जी इंदिरा गांधी थी। तो ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि सबसे ज़्यादा बार बजट किसने प्रस्तुत किया है, तो वो किया है मोरारजी देसाई ने। ऑलमोस्ट 10 बार बजट प्रस्तुत किया है, तो आप देख लेना इसको, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कि अभी तक का सबसे छोटा भाषण 1977 में दिया गया था, और वो दिया था हीरू भाई पटेल ने, जो कि केवल 800 वर्ड का ही था। और अगर बात करें सबसे लंबा भाषण किसने दिया था, तो वो हमारी पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दिया था 2 घंटे 42 मिनट का। तो ऑलमोस्ट 3 घंटे का भाषण दिया था। मैंने तो खुद लाइव भी देखा था, मुझे तो ये लग रहा था कि बस कब खत्म हो ये बजट की लिस्ट। खैर, जो सबसे लंबा भाषण दिया था वो इन्हीं ने दिया था, आप ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं बजट के प्रेजेंटेशन के बारे में।
तो देखिए हमारे संविधान के अकॉर्डिंग सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पूरे संविधान में बजट शब्द का यूज कहीं पर भी आपको नहीं देखने को मिलेगा, पर बजट का बारे में जरूर बताया गया है। और उसमें बजट की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस शब्द का यूज किया गया है, जिसका आर्टिकल है 112। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बजट से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, तो वो है 112। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बजट को प्रेजेंट करने के लिए 6 स्टेजेस बताई गई हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं एग्जाम में, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से बताऊंगा। इसके बाद बात करते हैं एफआरबीएम एक्ट के अकॉर्डिंग। तो एफआरबीएम एक्ट के अकॉर्डिंग 3 डॉक्यूमेंट है, ये भी बजट के साथ ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं पार्लियामेंट में। तो ये ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, 2020 के यूपीएससी में भी पूछा गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो 3 डॉक्यूमेंट है, जिसमें मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी कम फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट पहला हो गया, दूसरा माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, तीसरा मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। ये 3 डॉक्यूमेंट जो है एफआरबीएम एक्ट के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ना कि बजट के संविधान के अकॉर्डिंग। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इसके बाद जो है जेंडर बजट, एसटी के रिलेटेड जो प्लान वगैरह हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है बजट के साथ प्रेजेंट की जाती हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नहीं ये ध्यान रखना। अब हम लोग बात करते हैं 6 स्टेजेस के बारे में, बहुत ध्यान से सुनना। तो देखो बजट की स्टेजेस को समझने से पहले ये जान लीजिए कि आखिर बजट बनता कैसे है। तो देखो बजट जो है वो एकदम से नहीं बन जाता है, 6 महीने पहले से प्रोसेस चलती है। तो देखो सितंबर से ये लगभग बजट बनना शुरू हो जाता है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री है या और जो नीति आयोग है और अन्य मिनिस्ट्री के साथ मिलके जो है एक मसौदा तैयार किया जाता है, और एक बजट के डिवीजन के लिए एक नोडल एजेंसी बनाई जाती है, जो कि क्या करती है, अलग अलग मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री हैं, उनसे सजेशन लेती है, उनसे इंफॉर्मेशन लेती है, और कहती है कि आप अपने अपने प्रस्ताव दो। तो वहाँ से जो प्रस्ताव आते हैं उनको फिर जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उनको कलेक्ट करती है। देन जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो अधिकारी होते हैं वो नवंबर से, ये जो रायसेना हिल से आप देख रहे होंगे, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का वहाँ पर आप देखोगे ऑफिस भी है, तो वहाँ पर जो नॉर्दर्न ब्लॉक है वहाँ पर अलग अलग उद्योग के जो यूनियन है, किसान समूह है, ट्रेड यूनियन है, इन सब से सलाह लेके बताया जाता है कि आखिर सब लोग अपने अपने प्रस्ताव रखते हैं। देन जो बजट की प्रोसेस है धीरे धीरे स्टार्ट होती है। तो इसमें जो हमारे वित्त सचिव हैं, राजस्व सचिव हैं, संयुक्त सचिव हैं, उनके साथ कई सारे जो आर्थिक मामलों के जानकार होते हैं, आर्थिक मामलों के विभाग होते हैं, जो एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट होते हैं, ये सब मिलके जो है इस पर डिस्कशन करते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे किसान, कारोबारी और जो इकोनॉमिक और सिविल सोसाइटीज़ वगैरह हैं, जितने भी हितधारक हैं ना, उन लोग के साथ बैठक होती है। और बैठक होने के बाद जो योजना और जो खर्चों का सुझाव है वो एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है। ठीक है, जो योजना में खर्च होने वाला है वो एक्सपेंडिचर एक डिपार्टमेंट के पास जाता है, और जो टैक्स से रिलेटेड जितने भी सुझाव होते हैं वो TRU यानी कि टैक्स रिसर्च यूनिट, उसको भेज दिया जाता है। और फिर आखिरी में जो प्रोसेस होती है उसमें क्या, स्पीच की राइटिंग करी जाती है, जहाँ पर भाषण देती हैं अपनी फाइनेंस मिनिस्टर देते हैं, और वो स्पीच में बाद में एडिटिंग वगैरह करी जा सकती है। तो इस तरीके से बहुत लंबी प्रोसेस चलती है, लगभग जो है आपको आप ये मान लो कि 5 से 6 महीने लगते हैं पूरे बजट बनने के लिए। और फिर होता क्या है कि बजट जब प्रस्तुत किया जाता है उससे 10-15 दिन पहले या 20 दिन पहले, लगभग कोई फिक्स नहीं है, क्या होता है कि जब प्रिंटिंग होने के लिए बजट जाता है ना, तो बहुत सीक्रेटली ये प्रिंट होता है। और उससे पहले एक सेरेमनी होती है, हलवा सेरेमनी। तो जो ऑफिसर्स होते हैं ना, जो कि बजट को प्रिंटिंग करते हैं, बजट के बारे में एकदम समराइज करते हैं, तो ये जो बजट की प्रिंटिंग करते हैं ना, तब जो 10 से 15 अधिकारी होते हैं वो 10 से 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए एकदम गुप्त हो जाते हैं, पूरी दुनिया से कट हो जाते हैं। और रायलसीना जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है वहीं पर जो है उनको एक अलग से दे दिया जाता है एरिया, जहाँ पर वो पूरे बजट को मसौदा तैयार करते हैं और उसको प्रिंट करते हैं। तो उससे पहले होती है हलवा सेरेमनी। हलवा सेरेमनी इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब वो बजट तैयार करने जाते हैं, कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं, तो उससे पहले उनका मुंह मीठा कराया जाता है। तो वो मुंह मीठा करवाने के लिए हलवा खिलाते हैं। तो जैसे आप इमेज में देख पा रहे होंगे, तो ये हलवा सेरेमनी होती है। इसके बाद जो है वो प्रिंटिंग करना शुरू होते हैं, और फिर जो बजट है वो 1 तारीख को, 1 फरवरी को प्रेजेंट कर दिया जाता है पार्लियामेंट में। अब देखिए उस दिन क्या क्या होता है जिस दिन प्रेजेंट किया जाता है। तो देखो बजट के जैसे कि 11 बजे के आसपास बजट प्रेजेंट किया जाता है, उसके 1 से 1.5 घंटे पहले जो है फाइनेंस मिनिस्टर और जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, ये सब राष्ट्रपति के पास जाते हैं, उनसे मंजूरी लेते हैं। और मंजूरी लेने के बाद ठीक 1 घंटे पहले जो है कैबिनेट की एक मीटिंग होती है, जिसमें जो कैबिनेट के
जो बाकी लोग मंत्रालय के लोग होते हैं उनको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया जाता है बजट के बारे में कि कम से कम आप लोग थोड़ा बहुत तो जान लो, जब बजट प्रस्तुत करा जाएगा तो आपको थोड़ा नया पन्ना लगे। तो थोड़ा सा उनके कैबिनेट में डिस्कशन कर लिया जाता है बजट के बारे में। देन जो है पार्लियामेंट में फुल स्पीच 11 बजे स्टार्ट हो जाती है, जो आप लोग सुनते हो। तो इस तरीके से बजट को प्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो बजट है वो कैसे पास होता है। बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बजट की शुरुआत कहाँ से हो जाती है। तो देखिए, सत्र की शुरुआत जो होती है वो आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको पेश करा जाता है जनवरी के लास्ट वीक में। जनरली बजट के एक दिन पहले जो है इसको प्रस्तुत किया जाता है, 31 जनवरी को ऑलमोस्ट, ठीक है। तो जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है और जो हमारा बजट है, इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या होता है उसको समझ लो। देखो, जो इकोनॉमिक सर्वे है ये जो पीछे के साल गुजर गए हैं, जो पीछे एक साल गुजर गया है ना, उसके बारे में एक सर्वे किया जाता है कि सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, कितनी स्कीम्स में पैसा खर्च किया है, कितना उसके आउटकम रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का जो है ना लेखा जोखा होता है। तो वो जो है आर्थिक सर्वेक्षण में बताया जाता है कि कितने अचीवमेंट रहे हैं सरकार के और कितनी कमियां रही हैं और कितनी चीज़ें अचीवमेंट नहीं हो पाई हैं। लेकिन जो हमारा बजट होता है, बजट में आगे आने वाले साल के बारे में कि कौन कौन सी स्कीम लॉन्च करने वाले हैं, कितना पैसा कहाँ पर जाने वाला है और आगे आने वाले जितने भी एम होते हैं ना उनके बारे में डिस्कशन या बात करी जाती है। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल के लिए और बजट आने वाले साल के लिए। ठीक है, ये समझ गए, एक पास्ट है एक फ्यूचर है। ओके, तो अब होता क्या है कि इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट कर दिया गया। अब इसके बाद जो प्रोसेस होती है, 6 प्रोसेस होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है, उनको हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। तो ट्रिक है हमारी पंगा चंगा FV यानी कि फेसबुक, पंगा चंगा फेसबुक, पंगा चंगा फेसबुक। आप भी 2-3 बार बोल दीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो रेड कलर में P वर्ड है ना, P से पता चलता है आपको प्रेजेंटेशन, यानी कि बजट का प्रेजेंटेशन किया जाता है, पहली स्टेप। ओके, अब होता क्या है कि राष्ट्रपति किसी को भी बोल सकता है कि बजट को पेश किया जाए या पेश कर सकता है, बट सामान्यतः जो है वो वित्त मंत्री ही बजट को प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में। अब देखिए हुआ क्या था कि आप लोगों ने देखा होगा अरुण जेटली जी के टाइम पे जो वो वित्त मंत्री थे, अब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो पीयूष गोयल जी ने बजट को प्रेजेंट किया था। ओके, तो वो राष्ट्रपति किसी को भी बजट प्रेजेंट करने के लिए बोल सकता है, ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है कि वित्त मंत्री ही बोलेगा। और ये जो बजट है वो वित्तीय वर्ष के लिए प्रेजेंट किया जाता है। अब ये वित्तीय वर्ष कब तक रहता है, ये 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए जो है इसे मनी बिल के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। अब ये मनी बिल क्या होता है, इसमें मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अभी आप समझ लीजिए कि मनी बिल एक बिल होता है जिसको पास होना ही रहता है, वो हर हाल में पास ही हो जाता है। मतलब उसमें जो लोकसभा रहती है उसके पास पूरी पावर रहती है और राज्यसभा में सिर्फ डिस्कशन होता है और अंत में जाके राष्ट्रपति उसको मंजूरी देते हैं। तो मनी बिल कभी भी जो है भंग नहीं होता है, जनरली वो है वो पास हो ही जाता है, हमेशा पास हो जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप होती है जो कि 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाता है, जो आप लोगों ने अभी स्पीच वगैरह लैंग्वेज देखी होगी। इसके बाद बात करते हैं कि जो पहला हफ्ता है उसमें ना इसका जनरल डिस्कशन होता है। जो इसमें पंगा में जो सेकंड जी देख रहे होंगे रेड कलर से, इसका मतलब होता है जनरल डिस्कशन। ठीक है, तो जनरल डिस्कशन होता है फिर बजट पे। जो सांसद लोग हैं वो आपस में चर्चा करते हैं, एक दूसरे से बजट के बारे में बताते हैं कि ये क्या क्या इसमें प्रावधान लिए गए हैं, क्या क्या अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं। ये आप लोग देख ही रहे होंगे पार्लियामेंट वगैरह में ये डिस्कशन होते रहते हैं। इसके बाद 3rd नंबर पर आता है चंगा। चंगा में जो सी है ना, सी से होता है कमेटी। तो अब क्या होता है कि कमेटी इस पर विमर्श करती है, डिस्कस करती है, इनकी में जो बजट में जितने भी प्रस्ताव या रेजोल्यूशन लिए गए हैं इनमें जो है चर्चा करती है ये जो समितियां बैठ के। और इस टाइम जो संसद है ना वो स्थगित रहती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जो टाइम चलता है ना, ये फरवरी के 2nd वीक और जो मार्च के 1st वीक है, तब तक ये समितियां आपस में डिस्कस करती हैं इनके प्रस्तावों पे। इसके बाद चौथी स्टेप में जो जी है ना, आपका रेड कलर में दिख रहा होगा, तो इसमें डिमांड फॉर ग्रांट, जी फॉर ग्रांट। ठीक है, अनुदानों की मांग की बात करी जाती है। और ये जो अनुदानों की मांग है ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 113 के सेक्शन 3 में बताया गया है। तो ये आर्टिकल भी ध्यान रखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 113 में डिमांड फॉर ग्रांट के बारे में बताया गया है। ग्रांट क्या होता है, जनरली ये एक तरीके से दान। देखो इसमें अनुदान, उसके शब्द में ही लिखा हुआ दान। दान
कर दो किसी भी चीज़ को तो फिर उससे हमको वापस नहीं लेना होता। जैसे एक होता है कि हम लोगों ने किसी को पैसा दिया तो उसको उसमें हमको इंटरेस्ट मिलता है और वापस भी देना पड़ता है ना, कर्ज लिया। लेकिन जो ग्रांट होता है उसमें वापस नहीं लिया जाता, वो एक तरीके से दान कर दिया जाता है। ओके, तो ये ध्यान रखना। बाकी डिटेल में भी बताऊंगा, डिमांड फॉर ग्रांट और इन सब पे वीडियो अलग से आएगा, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ स्टेप होती है हमारी एप्रोप्रिएशन बिल, जिसको विनियोग विधेयक भी कहते हैं। जो जी के बाद ए लिखा है ना, ऐसे एप्रोप्रिएशन बिल। तो विनियोग विधेयक जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 114 में इसके बारे में बताया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में कि बजट की प्रोसेस में, स्टेजेस में जो है ये अप्रोप्रिएशन बिल भी आता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसमें होता क्या है, ये इसलिए लाया जाता है जनरली कि जो खर्चे करने हैं ना, सरकार को खर्चे करने के लिए जो पैसों की मांग करती है वो इसी के माध्यम से करते हैं। तो इसमें गहन चर्चा करी जाती है, उसके बजट के प्रस्तावों में सिलसिलेवार करी जाती है, ठीक है। तो ये जो है मार्च के सेकेंड वीक से लेके जो मार्च का लास्ट वीक है वहाँ तक इसमें एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में चर्चा होती है। ओके, इसके बाद बात करते हैं लास्ट वीक, जो मार्च का आखिरी वाला हफ्ता होता है ना, उसमें जो बजट को है वो मंजूरी मिल जाती है। राष्ट्रपति जो है उसमें साइन कर देते हैं और उसको मंजूरी दे देते हैं और हमारा बजट पास हो जाता है। तो लो, ये जो हमारी पूरी प्रोसेस होती है, ये 6 प्रोसेस में, 6 स्टेजेस में हमारा बजट पास होता है। मतलब कि जो फाइनेंस बिल है, वित्त विधेयक है, वो हमारा पास हो जाता है। बजट अपने आप में ही एक वित्त विधेयक है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, वित्त विधेयक यानी कि फाइनेंशियल बिल। ओके, तो आप लोग को ये समझ में आया होगा, ये प्रोसेस पूछी जाती है एग्जाम में और आई होप बहुत ईजिली मैंने एक फ्लो चार्ट के रूप में आपको समझाने की कोशिश करी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो हमारा जनरल बजट है और हमारा अंतरिम बजट है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसको देख लेते हैं। अब देखिए, नॉर्मल ईयर में बात करें हम लोग तो इकोनॉमिक सर्वे और हमारा जो बजट है इन दोनों को प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन अगर जब चुनाव का वर्ष आता है, यानी कि आम चुनाव होते हैं, आम चुनाव से पहले जो बजट प्रस्तुत किया जाता है उसको अंतरिम बजट कहते हैं। और इस समय इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट नहीं किया जाता है, ओनली बजट आता है। अब इकोनॉमिक सर्वे को क्यों नहीं प्रेजेंट किया जाता है इसको समझो। अब देखो, होता क्या है कि इसमें जो अपोजिशन होता है और जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं, इन दोनों के बीच में आपसी सहमति से ये काम किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर अपोजिशन वाले बोलते हैं कि आप बड़ी बड़ी घोषणा नहीं कर सकते, आप बड़ी बड़ी जो है लोगों को कस्में वादे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये चुनाव आने वाला है। अब इन्होंने बजट में अगर बड़े बड़े वादे कर दिए तो इसका इम्पैक्ट उनके चुनाव पे पड़ेगा। तो इसलिए जो है आपसी सहमति से जो बोला जाता है कि इसमें बड़े बड़े चुनावों की या बड़े बड़े कस्में वादे नहीं करे जाएंगे, ठीक है। और फिर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं ना, वो बोलते हैं कि फिर हम लोग इकोनॉमिक सर्वे जो है उसको प्रेजेंट नहीं करेंगे, है ना। तो ये जो है आपसी सहमति से बन जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में सरकार की कमियों को बताया जाता है, या एक तरीके से कह दो कि सरकार की पोल खुल जाती है इकोनॉमिक सर्वे से। तो इसलिए जो है इकोनॉमिक सर्वे को अंतरिम बजट के टाइम प्रेजेंट नहीं किया जाता है। ओके, इसमें जो है, बट हाँ, अंतरिम बजट में सरकार की जो पुरानी उपलब्धियां हैं उसको जरूर बता सकते हैं। ओके, तो आई होप दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो जो अंतरिम बजट है ये अस्थायी प्रावधान होता है, टेम्पररी प्रोविजन होता है पूर्ण बजट आने तक। तो देखो, चुनाव के बाद क्या होता है, फिर से दोबारा बजट को प्रस्तुत किया जाता है, वो पूर्ण बजट होता है और उस टाइम इकोनॉमिक सर्वे भी जो है प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। अगर चुनाव जाएगा ना, चुनाव के बाद फिर से बजट आएगा तो उसमें इकोनॉमिक सर्वे भी आपको देखने को मिलेगा और पूर्ण बजट भी देखने को मिलेगा। तो ये जो अंतरिम बजट है ना, ये टेम्परेरी टाइम के लिए होता है, जब तक चुनाव हो रहे हैं तब तक के लिए। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अंतरिम बजट और लेखानुदान यानी कि वोट ऑन अकाउंट, इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। इसमें देखिए बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे, ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत सारे लोग इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, एक जैसा मान लेते हैं। तो देखो ध्यान से सुनना, तो जो अंतरिम बजट है ये चुनावी वर्ष के लिए लाया जाता है, जैसे कि 2014, 19 और अभी 2024 इसमें प्रस्तुत किया गया है। और जो हमारा वोट एंड अकाउंट है ये भी चुनाव वर्ष के लिए लाया जाता है, ये भी बजट पास किए जाने तक जो है आपको यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें भी 2014, 2019, 2024 में भी ये ऑब्वियसली लाया जाएगा। और ये जो अंतरिम बजट है ना, ये कुछ महीनों के लिए लाया जाता है, ना कि पूरे वर्ष के लिए। और जो हमारा वोट एंड अकाउंट है वो भी कुछ महीनों के लिए लाया जाता है, पूरे वर्ष के लिए, पूरे साल के लिए नहीं लाया जाता है। अब अगला पॉइंट जो बताने वाला हूँ ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, यहीं पर आपको इसका डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जो हमारा इंटरिम बजट है इसमें ना आय यानी कि राजस्व, मतलब कहाँ से उसका पैसा आ रहा है ना, और उसका व्यय यानी कि खर्च, इन दोनों पर चर्चा करी जाती है। यानी कि कहाँ से कमा रहे हैं और कहाँ खर्च कर रहे हैं, इन दोनों की चर्चा यहाँ पर होती है अंतरिम बजट में। लेकिन अगर हम लोग वोट एंड अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर केवल 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 ओनली
खर्च यानी कि व्यय के बारे में चर्चा होती है। समझ गए? एक माइन्यूट सा डिफरेंस है कि इसमें जो हमारा कहाँ से पैसा आ रहा है उसके बारे में चर्चा नहीं होती, सरकार को कहाँ पैसा खर्च करना है ना, बस वही उसी के लिए ये जो वोट एंड अकाउंट है वो लाया जाता है। ओके, बस ये मेजर डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। इसके बाद जो एंट्रीम बजट है वो हमारे संविधान में कहीं नहीं है, इसके बारे में संविधान में कहीं नहीं बताया गया है। लेकिन जो हमारा वोट एंड अकाउंट है उसका आर्टिकल है 116 आर्टिकल में हमारे वोट एंड अकाउंट के बारे में बताया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो हमारा अंतरिम बजट है इसको मिनी बजट भी कहा जाता है, और जो हमारा लेखानुदान है इसको एडवांस भुगतान भी कहा जाता है। जब कोई हम चीज़ बुक करने जाते हैं तो उसको एक एडवांस देते हैं ना, लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि जब वो चीज़ हमको मिल जाती है तो हम उसको पूरा पैसा दे देते हैं। तो एक तरीके से जो सरकार है ना ये एडवांस में पैसा लेती है अपने खर्चों के लिए, बस वही है वोट एंड अकाउंट। जो इंटरिम बजट है उसके बीच में, जो चुनावी वर्ष के बीच में, चुनाव तक जब तक पूर्ण बजट नहीं प्रस्तुत किया जाता, उसमें आने का, पैसे आने का और पैसे खर्च करने का दोनों के बारे में चर्चा होती है, ठीक है। लेकिन वोट एंड अकाउंट एक तरीके का एडवांस पैसा होता है। ओके, इसके बाद जो है अंतरिम बजट, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चर्चा करनी होती है। काफ़ी जो है थकान वाला होता है ये प्रोसेस। लेकिन जो वोट एंड अकाउंट है इसमें कोई चर्चा वर्चा की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए जो विनियोग विधेयक होता है ना, अप्रोप्रिएशन बिल होता है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो बना दूंगा कंसेप्ट वाली में, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो चलो अब एक लाइन में हम लोग इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस को समझ लेते हैं। तो देखिए, जो बजट है वो साल भर के लिए प्रस्तुत किया जाता है, इसमें खर्चा और कमाई दोनों के बारे में बात होती है। अंतरिम बजट जो है वो चुनावी वर्ष के लिए जाता है, चुनावी वर्ष के टाइम जो है प्रेजेंट किया जाता है, इसमें भी खर्चा और कमाई दोनों के बारे में चर्चा होती है। लेकिन जो लेखानुदान है ये जो है इसमें सिर्फ एडवांस में खर्चा क्या करना है उसके बारे में बात करा जाता है। तो एक ही बार में आपको तीनों में डिफरेंस समझ में आ गए, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक के में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग बात करने वाले हैं बजट के प्रकार के बारे में। ये क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल वे में आसानी से समझ जाऊंगा। आज के बाद आपको दोबारा इस कंसेप्ट को समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से सुनना। देखिए, हमारे जो बजट होते हैं ये दो प्रकार के बजट होते हैं। पहला होता है रेवेन्यू बजट, दूसरा होता है कैपिटल बजट, यानी कि रेवेन्यू बजट, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। ओके, अब हम लोग एक एक करके दोनों बजट को देखते हैं कि दोनों बजट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू बजट के बारे में। तो जो हमारा रेवेन्यू बजट होता है ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट्स यानी कि राजस्व प्राप्ति आती हैं, जिसमें सरकार जितना भी कमाती है यानी कि उसके पास जितने भी पैसे आते हैं वो चीज़ सब रेवेन्यू रिसिप्ट में आती है। और दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। इंग्लिश टर्म्स भी याद रखना, आप इंग्लिश टर्म्स ही याद रखना क्योंकि ज़्यादातर यही फ्लोट होती है हमारे मार्केट में या न्यूज़पेपर वगैरह में। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओके। तो राजस्व व्यय, इसमें सरकार कहाँ कहाँ पैसे खर्च कर रही है वो सारी चीज़ इसमें आएगी, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं जो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है, इसमें जो पैसे आते हैं सरकार के पास या सरकार जो पैसा कमाती है वो दो जगह से कमाती है। एक तो टैक्स से कमाती है और दूसरा कमाती है नॉन टैक्स रेवेन्यू से। अब जैसे कि टैक्स में क्या क्या आते हैं, टैक्स दो प्रकार के होते हैं, आपको मालूम है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो इन दोनों टैक्सेस से सरकार की कमाई होती है। जैसे कि डायरेक्ट टैक्स में कॉर्पोरेशन टैक्स आ गया, मैट हो गया, सीजीटी हो गया, ठीक है। कैपिटल गेन टैक्स जो होता है, जो कि एसेट्स या कोई भी आप घर बेचते हैं उसके ऊपर जो प्रॉफिट पे टैक्स लगता है वो वाला कैपिटल गेन टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स हो गए जीएसटी, कस्टम्स हो गए, एक्साइज हो गई, और जो एक्सरसाइज हो गए जैसे कि पेट्रोल्स वगैरह पे लगते हैं, ओके। ये सारी चीज़ जो है इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाती हैं। इन पर भी डिटेल में वीडियो लेंगे, तो अभी आप समझ लीजिए। और दूसरा होता है गैर कर राजस्व, नॉन टैक्स रेवेन्यू, जिसमें रेलवे के पोस्टल टिकट हो गए, और कहीं से डिविडेंड आता है, लाभांश आता है, कहीं पे अगर सरकार ने जो इन्वेस्ट किया हुआ है वहाँ से अगर कोई लाभ मिल रहा है वो भी इसमें आता है। इंटरेस्ट अर्न, अगर कहीं पर लोन दिया हुआ है सरकार ने, उसमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी इसी में ही आता है, ओके। और ग्रांट हो गई, कहीं पे दान कर दिया हो या दान में मिला हो, सॉरी यहाँ पे दान करा नहीं है, यहाँ पे तो कमा रहे हैं ना, किसी ने दान करा, कोई गवर्नमेंट के फंडिंग आती है ना, तो वो दान अनुदान वगैरह जितने भी आते हैं ना वो इसमें आता है रेवेन्यू रिसिप्ट में, ओके। दूसरा होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब अब रेवेन्यू में पैसा कमा तो रही है लेकिन ये रेवेन्यू का पैसा खर्च कहाँ कर रही है सरकार, तो वो दो जगह करती है। पहला तो जो वो स्कीम चला रही है वहाँ पर खर्चा करती है, जैसे कि कुछ चीज़ों में सब्सिडीज़ देनी होती है, जैसे कि एलपीजी सब्सिडीज़, जो एलपीजी गैस सिलेंडर है वहाँ पे सब्सिडीज़ देती है, फूड सब्सिडीज़ देती है, जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं ना, जो आप देख लोगे राशन की दुकान वगैरह होती हैं
वो वहाँ पर फूड फ्री दिए जाते हैं या कम में दिए जाते हैं बीपीएल कार्ड, बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को। और उसके बाद फर्टिलाइज़र के लिए काफ़ी सारे जो हैं वो भी फ्री में सब्सिडी दी जा रही है उन लोग को, तो फर्टिलाइज़र जो है फ्री में प्रोवाइड करवा जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये रेवेन्यू का पैसा जाता है। इसके बाद जो दूसरा पैसा जाता है जो बिना योजना के थ्रू है, मतलब कि जैसे कि इंटरेस्ट पेमेंट करना हो, कहीं से गवर्नमेंट ने लोन लिया है और उसका जो ब्याज है ना, ब्याज को पेमेंट करने में, वापस देने में जो है ये जाता है। उसके बाद ग्रांट्स, या सरकार भी कहीं पे भी ग्रांट देती है, अनुदान देती है, यानी कि उनको दान में देती है पैसे। ओके। और जो सैलरीज होती हैं, सैलरीज जैसे कि सरकारी ऑफिसर में कितने भी, मतलब गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको जो सैलरीज होती हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सी जाती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद दूसरा आता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, कैपिटल बजट, सॉरी। ठीक है, कैपिटल बजट जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, हमारा कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट था और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था ना, वैसे कैपिटल रिसिप्ट है और कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसमें भी जो सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है और पैसा कहाँ पे जाता है, दोनों का हिसाब किताब होता है। तो कैपिटल रिसिप्ट जो है उसमें हम लोग जो कर्ज लेते हैं और जो कर्ज नहीं लेते हैं वो दोनों चीज़ें आती हैं। तो जहाँ से कर्ज लेते हैं, जैसे कि इंटरनल हो गया, इंटरनल बैंक से, आरबीआई से पैसा ले रही है या कोई बड़े कॉरपोरेट से सरकार पैसे ले रही है, तो वहाँ से पैसे आ जाता है। और मोस्टली जो सरकार के पास जो कर्ज लेती है ना सरकार, वो इंटरनल ही है, एक्सटर्नल बहुत कम है। ठीक है, तो एक्सटर्नल में जैसे हो गया कि आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एडीबी हो गया, यहाँ से जो लोन वगैरह लेती है ना सरकार हमारी, वो हमारे कर्ज में आ जाते हैं, यहाँ से उसके पास पैसे आ जाते हैं सरकार के पास। इसके बाद गैर ऋण में जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, जैसे कि 51% से अगर कम शेयर कोई गवर्नमेंट कंपनी का जो है लॉन्च कर देती है या शेयर दे देती है, तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और अगर 51 से ज़्यादा का शेयर अगर किसी को दे दिया है तो वो हो जाता है प्राइवेटाइजेशन। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में फ़र्क होता है। तो डिसइन्वेस्टमेंट जो है उससे जो पैसा मिलता है वो भी गैर ऋण यानी कि जो हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स होते हैं उसमें आता है। लोन रिकवरी में जो पैसा होता है वो भी कैपिटल रिसिप्ट में होता है। तो ये जो है इसके पास, सरकार के पास यहाँ पर पैसे आता है। ओके, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसके बाद यहाँ से कमाया हुआ पैसा कहाँ पर खर्च करती है सरकार, तो वो खर्च करती है या तो योजनागत चीज़ों में होगा या गैर योजनागत चीज़ों में होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो ये पैसा खर्च होता है वो होता है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे कि देख रहे हैं ना, क्योंकि ये जो अभी करेंट गवर्नमेंट है तो वो गवर्नमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस कर रही है। अभी मैं आपको डाटा बताऊंगा बजट के हिसाब से, जो अभी रिसेंटली बजट आया उसमें काफ़ी सारे डाटा अच्छा दिए हुए हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो सरकार है वो स्टेट को, कुछ फॉरेन नेशन को लोन देती है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए कई बार लोन देती है, तो वो इसी में आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। और किसी लोन का प्रिंसिपल रीपे करना, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं हो रहा है। इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो किस में आता था, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता था। और ध्यान रखना यहाँ पर आता है हमारा जो उसका प्रिंसिपल है। मान लो कोई हम लोगों ने लोन लिया है, ठीक है, लोन लिया है, उस पर क्या लगता है, ब्याज लगता है। अब ठीक है, ब्याज तो हम लोगों ने पे कर दिया, लेकिन उसका जो मूलधन है वो भी तो हमको देना पड़ेगा ना। तो वो जो प्रिंसिपल है वो वापस दिया जाता है। ठीक है, उस पेमेंट करने में लगता है। और जो हमारे इंटरेस्ट पेमेंट है वो तो शॉर्ट टर्म के लिए था, तो वो जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। ओके। और जैसे कि इन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट शेयर में, बॉन्ड्स वगैरह में, तो वो भी जो है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। ओके, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है, ऐसे एग्जांपल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी चीज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर में आती है, कौन सी चीज़ जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आती है। ओके, तो इसको ध्यान रखना। ग्रांट्स के बारे में पूछा जाता है तो ग्रांट जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। ओके, चलिए अब इसको हम लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, जो बजट है वो दो प्रकार के होते हैं, राजस्व बजट और हमारा पूंजीगत बजट। ठीक है, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट दो प्रकार के होते हैं, हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल बजट भी दो प्रकार के होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो अब इसके बारे में मैं बात करता हूँ कि दोनों के बीच में आखिर डिफरेंस क्या होता है। देखो, जो रेवेन्यू बजट होता है ना, जो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ये ना शॉर्ट टर्म के लिए होता है, या कह सकते हो कि इसमें ना ये इंटेंजिबल चीज़ों के लिए ज़्यादा होता है। इंटेंजिबल चीज़ वो होती है जिनको हम लोग छू नहीं सकते हैं, या जिनको बहुत हम लोग साफ साफ देख नहीं सकते हैं, अपने सामने छू के टच करके नहीं देख सकते हैं। ओके, और अगर हम लोग बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर में, तो इसमें लॉन्ग टर्म की
चीज़ें ज़्यादा आती हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म के लोन हो गए। लॉन्ग टर्म के लिए जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग वगैरह होती हैं, कोई एसेट्स हो गया, रियल एस्टेट हो गया, ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होता है ना, तो इसमें जो है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, जबकि रेवेन्यू बजट में शॉर्ट टर्म के लिए। जैसे कि इसमें देखिए जो आपने देखा होगा कि जो खर्च होता है वो सैलरीज वगैरह में होती हैं, इंटरेस्ट रिपेमेंट, इंटरेस्ट जो होता है वो कम ही होता है। लेकिन जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएंगे तो वहाँ पर पूरा मूलधन, पूरा कर्ज ही चुकाना पड़ता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ों के लिए है, बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए जो है कैपिटल आता है और छोटी छोटी चीज़ों के लिए रेवेन्यू आता है, ये ध्यान रखिए। एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है दोनों के बीच में कि जो एसेट और लाइबिलिटी होती है, मतलब कि सरकार की खुद की पूंजी और जो उसको देना है सरकार को, मतलब लाइबिलिटी कुछ देना पड़ता है, जो उनके पास पेमेंट होती है या जो उनके पास एसेट्स होती है, उसको किसी का लिया हुआ टैक्स वगैरह हुआ या इंटरेस्ट हुआ, उसको वापस उसको लाइबिलिटी होती है, उसको देना भी पड़ता है। ठीक है, तो वो हम आ रहा था कैपिटल बजट में। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। एक टेंजिबल होता है, एक इनटेंजिबल होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग कुछ आंकड़ों के बारे में बात कर लेते हैं, जो अभी रिसेंटली बजट प्रस्तुत किया है ना, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो जो हमारी रेवेन्यू बजट है, उसमें जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, मतलब कि जहाँ से पैसा कमाती है सरकार, तो जो रेवेन्यू रिसिप्ट में पैसा कमाती है या टैक्स वगैरह से जो कमाती है, वो साल भर का कमाया है या जो कमाती है या जो कमाएगी, वो जो है 30 करोड़। ठीक है, और जो खर्च करती है वो करती है 36 करोड़, मतलब कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। वहीं अगर हम लोग कैपिटल बजट में बात करें तो कैपिटल रिसिप्ट में 17 करोड़ सरकार कमाती है और 11 करोड़ जो है खर्च करती है। ठीक है, तो ये मैंने किस लिए बताया। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि सरकार की कुल कमाई कितनी होती है। तो कुल कमाई अगर आप लोग जोड़ोगे, जो रेड वाला कलर, रेड कलर में जो टैक्स लिखे हुए हैं, तो कुल कमाई अगर आप जोड़ोगे तो 47 करोड़ जो है सरकार कमाती है। और ब्लैक कलर में आप देखोगे ये कुल खर्चा करती है, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कुल खर्चा होता है -47। अब खर्चा होता है तो इसको हम लोग माइनस में ले लेते हैं। अब क्या कर दो, दोनों को जोड़ दो। तो दोनों को जोड़ दोगे, जो प्लस माइनस का जो साइन है वो माइनस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो जो 47 माइनस 47, तो टोटल क्या आ जाएगा हमारा 0। तो इसको बोला जाता है बजट घाटा या बजट डेफिसिट या बजट घाटा। इससे ये पता चलता है कि सरकार जितना कमा रही है उतना ही खर्चा कर रही है, तो इकोनॉमी हमारी ठीक ठाक चल रही है। इसलिए जो है ये बोला जाता है कि बजट डेफिसिट है, बजट बनाया जाता है कि सारी चीज़ बैलेंस हो सके। बट ये बताओ कि एक्चुअली में ये रियलिटी है या नहीं। ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। इसके लिए एक टर्म और यूज़ होती है, फिजिकल डेफिसिट। तो वो फिजिकल डेफिसिट है, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, बट यहाँ पे शॉर्ट में समझ लो। देखिए फिजिकल डेफिसिट में होता क्या है कि राजकोषीय घाटा, घाटा बोलते हैं उसको हिंदी में, तो देख लेना। तो उसमें होता क्या है कि जो गवर्नमेंट ने जो पैसा बोरोइंग किया है, यानी कि जो उसने कर्ज में लिया है, उस पैसे को माइनस कर देते हैं, तो वो हमारा फिजिकल डेफिसिट हो जाता है। ओके, तो इसमें से जैसे टोटल कमाई हो गई हमारी कितनी, जैसे इसमें अगर हम लोग जोड़ देंगे तो उसमें से हम लोग वो माइनस कर देंगे, तो हमारा जो है फिर हमारा फिजिकल डेफिसिट निकल जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोग को। फिजिकल डेफिसिट में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, टेंशन ना लीजिए, जल्दी आ जाएगी। उस पर भी कंसेप्ट वाली जो वीडियोस हैं, कंसेप्ट वाली जो हमारी सीरीज चल रही है वो आएंगी। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया कि जो है दोनों का बैलेंस, खर्च का और कमाई का बैलेंस करने के लिए बजट को बनाया जाता है, और ये एक्चुअल डाटा है ना, मैंने जो अभी बजट का प्रस्तुत किया था उससे ये निकाला है। ओके, तो चलो अब हम लोग बात करते हैं जो 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया गया है, आखिर इसकी क्या क्या खास विशेषताएं हैं। और देखिए इसमें मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से ही यूज़ करी है, ताकि मैं आपको जो सोर्स प्रोवाइड करवा सकूं वो ऑथेंटिक रहे। ओके, तो इसमें जो है जो मेजर पॉइंट्स रहेंगे वो रहेंगे कि 2047 तक जो है विकसित भारत का जो है एक संकल्प लिया गया है, और जन केंद्रित समावेशी विकास के बारे में बताया गया था इसमें, यानी कि पीपल सेंट्रिक जो इंक्लूसिव ग्रोथ है या इंक्लूसिव डेवलपमेंट है उसके बारे में बात करा गया है। इसके बाद कुछ प्रमुख क्षेत्र, कुछ फोकस एरिया बताए गए हैं, उनको हम लोग देखेंगे। उसके बाद अमृतकाल के लिए कुछ 5 रणनीति ली गई हैं या कार्यनीति बनाई गई हैं, उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। उसके बाद जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है इंडिया की, उसका जो लचीला निष्पादन है, मतलब कि उसके बारे में डेवलपमेंट में क्या क्या जो है अचीवमेंट वगैरह है वो देखेंगे। इसके बाद जो टैक्स में जो सुधार किए गए थे, जो टैक्स रिफॉर्म किए गए थे, उसकी क्या क्या अचीवमेंट है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद जो हमारा पैसा वो कहाँ से आता है और कहाँ पे जा रहा है, इसका कुछ डाटा है, उनको हम लोग देखेंगे। और उसके बाद अलग अलग जो मंत्रालय हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनको कितना कितना पैसा दिया हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो भी देखेंगे हम लोग।
इसके बाद कुछ कुछ स्कीम्स वगैरह हैं, उनमें कहाँ कहाँ पर कितना कितना पैसा दिया हुआ है उसको भी हम लोग देख लेंगे। और हाँ, इसकी जो पीडीएफ है मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा, फनी जी के ट्रिक टेलीग्राम पे, तो आप उसको वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बजट बात करता है 2047 तक आखिर विकसित भारत कैसे बनेगा, उसके लिए कुछ विकास मंत्र दिए गए हैं। और देखिए इसमें कुछ परिकल्पना करी गई है कि जो हमारा नेचर है, प्रकृति है, आधुनिक अवसंरचना है यानी कि जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, और सभी के लिए अवसर के लिए साथ जो है सुसंगत समृद्ध भारत बनाना, ये एक परिकल्पना की गई है। और उसके लिए विकास मंत्र दिए गए हैं जिसमें सबका साथ सबका विकास, जो आपको पता ही है, और सभी का जो है यहाँ पर व्यापक विकास किया जाएगा। इसके बाद सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, ये वाला जो है नारा दिया गया। और इसी के साथ यहीं पर नहीं रुके, अब जो है सबका प्रयास भी जोड़ दिया गया है। तो सबके प्रयास के समर्थन से जो हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी कि जो डेमोग्राफी है, और जो हमारी डेमोक्रेसी है, और जो हमारी डाइवर्सिटी है, बेसिकली अगर देखा जाए तो ये तीन चीज़ जो है ना, ये हमारी, मतलब कि इसको आप लोग कह सकते हो कि 3D जो है, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी, ये हमारी मेन पिलर हैं। इनके माध्यम से हम लोग सबका प्रयास के माध्यम से एक विकसित भारत बन सकते हैं। तो ये पूरा जो है एक विकास मंत्र लिया गया है। इसके बाद पीपल सेंट्रिक इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में बात किया गया है, जिसमें सभी प्रकार की जो अवसंरचना भौतिकी, यानी कि जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, या जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन सबको जो है डेवलपमेंट किया जाएगा, ये बात करी गई है। इसके बाद जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, डीपीआई है, उसका जो औपचारिकरण और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा, मतलब कि और पैसा दिया जाएगा, उसको ऑफिशियल किया जाएगा, इस चीज़ के बारे में बात की गई है। अच्छा, आप एक काम और करिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग पूछते रहते हैं ना कि कौन कौन सी स्कीम इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी पढ़ के जाना है, क्योंकि बहुत सारी स्कीम है, 100-150 स्कीम निकल जाती हैं कई बार गवर्नमेंट की। तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे, और जो हमारे प्रधानमंत्री, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति हैं, अपनी स्पीच में जो स्कीम का नाम यूज़ करते हैं ना, वही स्कीम इंपॉर्टेंट होती हैं और वही एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं। तो बजट में अभी जितनी भी स्कीम आएंगी ना, आप लोग एक पेज लीजिए और उस पेज में बस वो स्कीम के नाम लिखते जाना, ठीक है। उन स्कीम के नाम लिखोगे और उन्हीं स्कीम को एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाना अच्छे से डिटेल में। मैं वो सारी स्कीम पे वैसे अलग से वीडियो बना दूंगा, छोटी छोटी वीडियो बना दूंगा, जिससे आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है, अभी मैं जितनी भी स्कीम बताऊंगा ना, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस उस स्कीम के नाम लिखते जाना साथ साथ, ठीक है। तो देखो, इसके बाद जो हमारा जीएसटी है, जीएसटी द्वारा जो कर आधार को गहनता और विस्तार की प्राप्ति हुई है, और जो सुदृढ़ वित्तीय क्षेत्र में बचत और जो ऋण और निवेश में जो है वापस पटरी पर लौटे हैं। तो बेसिकली जो है ये अपनी तारीफ़ कर रहे हैं सरकार इसमें कि क्या क्या चीज़ जो है इम्प्रूवमेंट हुई है। जो गिफ्ट सिटी है वगैरह है, तो चलो यहाँ पर एक और स्कीम का नाम लिखो, जो गिफ्ट सिटी है। गिफ्ट सिटी के बारे में पढ़ लेना, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है और आता भी है एग्ज़ाम में, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, जो हमारा इन्फ्लेशन है उसका अच्छा से मैनेजमेंट किया है, ऐसे बातें करी गई हैं। और इसमें सभी लोग के जो आर्थिक विकास है उसमें सक्रिय भागीदार बन रहे हैं, तो ये भी बताया गया है। तो यहाँ पर जो ये ग्राफ है ना, इसमें ये बताया गया है कि जो इंडिया की जो डॉलर ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ डॉलर के फॉर्म में, तो वो बड़ी है, जो वर्ल्ड डॉलर की ग्रोथ है वो कम है, ठीक है। तो जो इंडिया है वो प्रोग्रेस करता हुआ दिख रहा है डॉलर के मामले में, तो ये भी बताया गया है। अब हम लोग उन प्रमुख क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में हाईलाइट किया है बजट ने, ओके। और इन क्षेत्रों को याद करने की ट्रिक है, सीक्वेंस से याद करेंगे। इन क्षेत्रों को याद करने की ट्रिक है जियान। तो आप सब लोग बचपन में डोरेमोन लवर तो रहे होंगे, तो उसमें एक कैरेक्टर था जियान, तो जियान से आपको याद रखना है। इसको बहुत सारे लोग ज्ञान से भी याद करते हैं, तो जियान से याद करो, थोड़ा फनी है। और आप लोग को जो डोरेमोन देख रहे होंगे उनकी तो यादें ताज़ा हो गई होंगी, मैं हूँ जियान। तो चलो, जियान में जी से आपका गरीब कल्याण, जो कि जिससे देश कल्याण होगा। और वाई से हुआ आपका युवाओं का सशक्तिकरण। ए से हुआ अन्नदाता, ठीक है, किसान, जिनको किसानों को अन्नदाता कहा जाता है ना, उनके कल्याण के बारे में बात करी गई है। एन से हो गया नारी शक्ति। तो अब हम लोग को इन क्षेत्रों को एक एक करके देखना है कि क्या क्या बात करी गई है हमारे बजट में। तो देखो, जो मैं स्कीम वगैरह इन सबको डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको, मैं ये जो पीडीएफ पे प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ जहाँ बताने के लिए होगा मैं वहीं वहीं बताऊंगा। बाकी टेलीग्राम से जाके आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है उसमें लगभग ये कहा गया है कि 2.7 करोड़ रुपए की जो है वो बचत हुई है
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में होता क्या है, जनरली आपके जो जनधन अकाउंट खोले गए थे उसके थ्रू जो है डायरेक्ट पैसे आपके अकाउंट में पहुंचते हैं। ओके। और जो 25 करोड़ लोगों को जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है वो बाहर से आए हैं। देखिए, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है उसमें सिर्फ एक डायमेंशन, पैसे वाला डायमेंशन नहीं कैलकुलेट किया जाता है, बल्कि इसमें हेल्थ, एजुकेशन, आपका रहने का तरीका कैसा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब कैलकुलेट किया जाता है। एक नीति आयोग भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी करता है और वर्ल्ड लेवल पे भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया जाता है। इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, इसी में भी एग्जाम पूछा जा चुका है और भी काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा गया है इसके बारे में, तो ध्यान रखना। इसको हम लोग एक अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे। यहाँ पर जितनी भी स्कीम की मैं चर्चा करूँगा सब पे एक सेपरेट वीडियो बन जाएगी, टेंशन न लीजिए। इसके बाद जो है पीएम स्वनिधि के तहत जो है बताया गया कि जो 78 लाख जो रेडी पटरी वाले हैं उनको लोन दिया गया है। तो पीएम स्वनिधि में हुआ क्या था कि जो 10,000 रुपये का लोन दिया जाता है 1 साल के लिए, जो ठेले वगैरह लगाते हैं ना रास्ते में या सड़क के पास, तो वो उन लोगों को दिया जाएगा 10,000 तक का लोन सहायता। ठीक है, तो आप जो है लिस्ट में लिखते जाइए। अभी हम लोगों ने गिफ्ट सिटी देखा था, अभी हम लोगों ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देखे हैं, अब पीएम स्वनिधि भी उसमें लिखते जाइए। ठीक है, और ये साइड में उसकी डिटेल लिखी हुई है, आप चाहे तो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद ये बताया गया कि जो गरीबों की संख्या में जो प्रतिशत है वो भी कमी दिखा रहा है। ठीक है, और ये अनुमान है, अभी इकोनॉमिक सर्वे तो नहीं आया, इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा तो जो अपनी पॉवर्टी है ये आपको कम होते हुए दिखेगी। इसके बाद जियान में वाय से था यूथ, तो युवाओं के सशक्तिकरण के बारे में भी बात किया गया है। इसमें जो पीएम श्री है योजना है गवर्नमेंट की, इसमें जनरली जो है एजुकेशन को प्रमोट करती है। आपने देखे होंगे काफ़ी सारे स्कूल का नाम चेंज हो गया, पीएम श्री स्कूल का बाकी जो नाम है वो कंटिन्यू है। जैसे पीएम केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स थे तो केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स का नाम बल्कि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय स्कूल हो गए हैं। तो वो जनरली जो है गवर्नमेंट इनको एजुकेशन को और प्रमोट कर रही है, जिसमें बेसिकली बहुत सारे पिलर्स है जो साइड वाली आप इमेज में देख पा रहे होंगे। इसमें लीडरशिप को बढ़ाना, मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस को मैनेजमेंट करना, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं। तो इसमें भी जो है पैसों को बढ़ावा दिया गया है, या पैसे जो है पैसों का आवंटन है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। इसके बाद जो है कई सारे लोगों को, जैसे कि 1.5 लाख करोड़ युवाओं को जो है कौशल भारत मिशन के तहत प्रशिक्षण दिया गया था। तो जो स्किल इंडिया मिशन है ये 2015 में जुलाई के टाइम लॉन्च किया गया था, और काफ़ी सारी मिनिस्ट्री जो है इसको सपोर्ट कर रही हैं स्किल इंडिया बनाने के लिए। ओके, तो स्किल इंडिया मिशन जो है इसको देख लेना आप और नोट करते जाओ आप सारी स्कीम के बारे में। इसके बाद जो है अगला जो स्कीम है वो है मुद्रा लोन, जिसके तहत क्या होता है कि 3 कैटेगरी आती हैं। एक आती है शिशु, जिसमें 50,000 तक का लोन दिया जाता है जो कि स्टार्टअप से और जो पहली बार एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं उनको। दूसरा है किशोर, जिसमें 50,000 से 5 लाख तक का लोन दिया जाता है जो ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर हो चुके हैं और जिनका खुद का बिजनेस पहले से था। ठीक है, उन लोग को दिया जाता है। तीसरा होता है तरुण, जिसमें लोन दिया जाता है 5 लाख से लेके 10 लाख तक का दिया जाता है, 50 लाख तक का नहीं। इसमें जो ऑलरेडी बिजनेस जिनका अच्छा चल पड़ा है वो अपने बिजनेस को और एक्सपांड करना चाहते हैं, उनको लोन दिया जाता है सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि इसके तहत भी सरकार ने काफ़ी लोगों को लोन दिया है। इसके बाद आईआईटी में भी बढ़ावा देखने को मिला है कि आईआईटी में काफ़ी सारी इंक्रीजिंग देखने को मिली है, एम्स में भी इंक्रीजिंग देखने को मिली है, विश्वविद्यालय में भी काफ़ी सारा आवंटन देखने को मिला है। इसके बाद चियान में एथ से हुआ था अन्नदाता किसान, तो किसान में पीएम किसान स्कीम है, सम्मान निधि स्कीम। उसके तहत जो है काफ़ी सारे जो किसान हैं उनको डायरेक्ट पैसा प्रोवाइड किया गया है। तो पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना है इसमें 6,000 रुपये हर साल के लिए दिए जाते हैं, 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं, 2-2 हज़ार करके। तो ये देख लेना। ठीक है, लिखते जाओ, नोटिस करते जाओ, इसकी मैं बार बार आपको याद दिलाऊंगा, आप नोटिस नहीं करोगे तो। चलो, इसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है, लिखो। तो देखो होता क्या था कि पहले जो बीमा के क्या होता था कि नेचुरल डिजास्टर के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो जाती थी। अब होता क्या था कि जैसे किसान को नुकसान हुआ 2 लाख का, तो जो उनको जो इंश्योरेंस मिलता था, किसानों को जो इंश्योरेंस मिलता था, तो उनको जो है जैसे 2 लाख का नुकसान हुआ तो इंश्योरेंस के लिए वो कम क्लेम कर पाते थे। उनको इंश्योरेंस के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 50,000 इतना ही पैसा मिल पाता था, क्लेम कर पाते थे, है ना। बट इस फसल बीमा योजना के तहत क्या हुआ कि जो प्रीमियम की कैप थी
उसको रिमूव कर दिया गया। अब जनरली क्या किया गया कि अगर डिजास्टर के कारण, अगर मान लो ओले गिर गए हों, या ड्रॉट पड़ गया हो, या एकदम से बाढ़ आ गई हो, या बहुत ज़्यादा बारिश गिर गई हो, या कुछ भी बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर हो गए हों, इसके कारण अगर उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, तो अब किसान जो है पूरी पेमेंट या पूरा पैसा क्लेम कर सकते हैं कि इतना नुकसान हुआ है उतना ही सरकार उनको देगी। मान लो अगर 2 लाख की फसल का नुकसान हुआ है तो सरकार उनको 2 लाख का इंश्योरेंस देगी। ओके, और इसमें जो है प्रीमियम भी दिया गया है, जैसे कि खरीफ फसल के लिए 2% प्रीमियम, और फिर 1.5% रबी क्रॉप के लिए। तो ऐसा जो है ये सारे फीचर्स वगैरह इसमें हैं। जनरली इसका मकसद ये है कि किसानों का वेलफेयर किया जा सके। इस पर मैं डिटेल में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ ओवरव्यू ले लीजिए इस चीज़ों का, और उसमें नोट करते जाइए कि कौन कौन सी स्कीम इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है व्यापारिक वॉल्यूम में जो ई नाम है, ई नाम क्या है कि एक एग्रीकल्चर मार्केट है जिसमें जो है एग्रीकल्चर कम्योडिटीज़ को बेचा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये भी एग्रीकल्चर मार्केट है। और अगर हम लोग गेहूँ और चावल की खरीद में देखें तो बढ़ावा देखने को मिला है। गेहूँ चावल की उसमें भी खरीद में भी बढ़ावा है, और गेहूँ की खरीद में भी बढ़ावा देखने को मिला है। अब बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, जिसमें जियान जियान में हमारी जो ट्रिक थी, एन से आखिरी था हमारा नारी शक्ति, जिसमें जो है वुमेन एंटरप्रेन्योर उनको भी काफ़ी सारा जो है लोन दिया गया है 30 करोड़ के आसपास, ठीक है। और अगर आप लोग देखो कि 10 साल में जो आपका हायर सेकेंडरी है उसमें भी काफ़ी सारा इनरोलमेंट देखने को मिला है, लगभग 28% इनरोलमेंट आपको महिलाओं का देखने को मिलेगा। और जो स्टेम है यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, उसमें भी महिलाओं का आपको 43% ज़्यादा इनरोलमेंट देखने को मिलेगा। और जो 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह है, स्वयं सहायता समूह महिलाओं का एक समूह होता है जिसमें गवर्नमेंट जो है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। तो इसके तहत जो है 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनी है अभी तक। तो इसमें भी गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट मिला है। लखपति दीदी जो स्कीम थी उसमें जनरली हर महिलाओं को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना था, कम से कम एटलीस्ट जो है वो 1 लाख रुपए तो कमा सके साल में, ठीक है। तो ये था इस चीज़ में। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि जो श्रम बल में है महिलाओं की जो भागीदारी है वो बड़ी है। इसके बाद जो अमृतकाल है, अमृतकाल के लिए कुछ कार्यनीति तय की गई हैं। उसको याद करने की ट्रिक है सीधा, मतलब याद करने की ट्रिक बिल्कुल सीधा है। तो बस यही तो ट्रिक है आपकी। आई होप आपके जो प्रमुख क्षेत्र है ना वो तो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब ये देखो कि सीधा में एस से हुआ आपका संधारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आई से हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, और आईडी से हुआ इंक्लूसिव डेवलपमेंट, और जो आपका ए से हुआ एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। तो ये मेन वर्किंग एरिया रहेंगे गवर्नमेंट के। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें जो है नेट ज़ीरो के लिए कुछ कुछ चीज़ें रखी गई हैं, जैसे कि कोयला को कम करा जाएगा, और जो हमारा कोल गैसिफिकेशन है इनको सेटअप किया जाएगा, लिक्विफिकेशन की कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। देखिए नेट ज़ीरो क्या होता है। नेट ज़ीरो में आप ऐसा समझिए कि मान लो मैं जितना कार्बन रिलीज़ कर रहा हूँ उतना ही कार्बन को ऑब्जर्व भी कर ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने 50% कार्बन रिलीज़ किया और 50% कार्बन मैंने ऑब्जर्व भी कर लिया। जस्ट लाइक कि देखो कि मैं कोई भी आग जला रहा हूँ, है ना, बर्निंग कर रहा हूँ, उसमें से कितना निकल रहा है, जितना कार्बन निकल रहा है। अब उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उतने ही पेड़ लगा दे रहा हूँ, तो वो कार्बन क्या कर रहा है, वो सिंक भी कर ले रहा है। तो इस तरीके से सारी चीज़ क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, है ना। जितना आउटपुट गया उतना, जितना इनपुट गया उतना ही आउटपुट आया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ज़ीरो हो गया हमारा। इसी को बोलते हैं नेट ज़ीरो। ओके, बाकी डिटेल में भी मैं बनाऊंगा, टेंशन ना लो। अभी बस ओवरव्यू ले लो आप। बहुत सारी वीडियो आने वाली है, जल्दी जल्दी आने वाली है। इस वीडियो में मानता हूँ मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, क्योंकि बहुत सारी अभी हम लोग बिज़ी हो गया था थोड़ा सा कामों में, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं ला पाया था। लेकिन अब आगे जो है मैं अच्छे से वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है। तो नेट ज़ीरो के लिए ये सब रखे गए हैं, इसको पढ़ लेना आप लोग। इसके बारे में जो सौर प्रणाली है जो छत पर है उसकी जो है यूनिट 300 यूनिट जो है वो फ्री बिजली पाने में जो है कम से कम 1 करोड़ परिवारों को सहायता मिली है, ऐसा बताया गया है। ई नेटवर्क, ई बस, इन सब को डेवलप किया गया है। ई वाहन के इकोसिस्टम को मजबूत बनाना ये लक्ष्य रखा गया है उन्होंने। जो बायो मैन्युफैक्चरिंग और जो बायो
फाउंड्री है उनकी नई योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। इसके बाद जो गैर जीवाश्म ईंधन है, मतलब कि नॉन फॉसिल फ्यूल है, उनमें भी काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जैसे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री उजाला योजना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत क्या होता था कि गैस सिलेंडर और चूल्हा वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते थे, ठीक है। और उजाला योजना के तहत जो है एलईडी बल्ब दिए जाते थे। तो ये आप लोग देख लेना, ठीक है। इसके बाद जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, सीधा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट आई था ना, तो उसमें भी लॉजिस्टिक को बढ़ावा देने के लिए पीएम गति योजना को लाया गया था। पीएम गति शक्ति जो है ये यूपीएससी में मेंस में भी पूछा गया था और प्रीलिम्स में भी पूछा गया था और सीडीएस वगैरह में भी पूछा गया था। तो ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉजिस्टिक्स क्या होता है कि कोई भी काम को करने में कितना टाइम लग रहा है, जस्ट लाइक सामान को इधर से उधर ले जाने में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कितना अच्छा है। या कि मान लो कि मैंने कोई भी, जैसे कि आप लोग यहाँ पे ट्रक देख पा रहे हैं ना, जो आने जाने की व्यवस्था या सामान को इधर से उधर ले जाने की व्यवस्था कितनी अच्छी है, वो लॉजिस्टिक्स कहलाती है आपकी, ठीक है। कि हम लोग देखते थे कि हमारे पास प्रोडक्शन तो अच्छा हो रहा है, बट उसको यहाँ से वहाँ तक ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। वो क्यों आता है? बिकॉज जो उसका साधन का, जो ट्रेड करने का जो साधन है ना, वो सुगम नहीं है। तो उसको कहते हैं कि लॉजिस्टिक की कमी है। अब लॉजिस्टिक अच्छा होगा तो जो हमें चीज़ें रेट में मिलेंगी वो कम सस्ती मिलेंगी, है ना। तो ये लॉजिस्टिक होता है। आप लोग देखते हो ना, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कोई भी चीज़ बनती है, वो कितनी सस्ती होती है वहाँ पर, लेकिन आपके पास आते आते वो महंगी हो जाती है बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक। तो उसके लिए पीएम गति शक्ति योजना लाई गई थी, ओके। इसके बाद जो है बायलिटरल समझौते के बारे में बताया गया है कि उसके निवेशों को, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। उड़ान योजना लाई गई थी, मतलब कि उड़े देश का आम नागरिक, उसके तहत काफ़ी सारे नए हवाई अड्डे बनाए गए, ओके। उड़ान योजना लिख लो, इसको भी लिखते जाओ। पीएम गति शक्ति योजना ये भी लिख देना। जो मेट्रो रेल है, नमो भारत योजना है, उसके तहत जो है शहरों में परिवर्तनों को बढ़ावा देना, ये लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो ये सब नोट करते जाओ आप स्कीम्स को। इसके बाद जो एफडीआई है वो भी काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पर ये आप देखो, ये डाटा इंपॉर्टेंट है। जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं ना यूपीएससी में, मेंस में ये डाटा काम आते हैं। ये पैराग्राफ, ये आप ये ग्राफ वगैरह बना सकते हो, ठीक है। पैराग्राफ नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ग्राफ बना सकते हो, ओके। तो नेशनल हाईवे में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। आपका कार्गो ट्रैफिक में, उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। देखो ये जो जितनी भी सारी चीज़ें लिखी है ना, यही आपका लॉजिस्टिक डिसाइड करती है कि कितना अच्छा लॉजिस्टिक है आपका। सामान को ले जाने और लाने की व्यवस्था को ही लॉजिस्टिक कहते हैं, कितनी अच्छे से है, ओके। सब में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। इसके बाद इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। तो जो रोजगार के सृजन सहित जो तेजी से विकास में राज्यों को सहायता करने के लिए आकांक्षी जिलों का कार्यक्रम। आकांक्षी जिले वो जिले होते हैं जो कि बहुत ही बैकवर्ड होते हैं, जहाँ पे डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हुआ होता है। वो आज भी आप कह सकते हो कि वहाँ पर कुछ भी डेवलपमेंट ही नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। वो आज भी पुराने टाइम पे, जैसे गाँव में बहुत पुराने टाइम में लोग रहते थे ना, वैसे रहते हैं वो। तो यहाँ पर ऐसे काफ़ी सारे ज़िलों को डिसाइड किया गया है। जैसे बिहार में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, ये पूरा मैप है ना, आप देख सकते हो, ये आकांक्षी जिले हैं। यहाँ पर डेवलपमेंट बिल्कुल भी आप कह सकते हो बहुत जीरो है। तो ऐसे जिलों को बैकवर्ड ना कह के इनको एक अच्छा नाम दिया गया था, एस्पायरेशनल स्टेट या एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट। तो आकांक्षी जिले, इनमें जो है काफ़ी सारा डेवलपमेंट देखने को मिला है। और यहाँ पर जो गर्भ व्यवस्था की जो प्रथम तिमाही में प्रसव पूर्व देखभाल के लिए जो पंजीकृत महिलाएं, उनका परसेंटेज भी देखने को मिला है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है, उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा इनरोलमेंट यहाँ देखने को मिल रहा है। और इसी में ही हेल्थ भी आती है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट में आपका हेल्थ भी आता है। तो हेल्थ में जो बालिकाएं हैं 9 से 14 वर्ष की, उनको सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण के लिए काफ़ी सारा प्रोत्साहित किया गया है। सर्वाइकल कैंसर भी काफ़ी अभी न्यूज़ में है, तो इसको ना आप नोट कर लो, सर्च करके एक बार देख लेना, ठीक है। एनिमेशन वगैरह देख लेना कि क्या होता है सर्वाइकल कैंसर। जैसे मैंने यहाँ पर इमेज लगाई हुई है। और जो बेहतर पोषण और उपलब्धता के लिए बचपन में जो आरंभिक देखभाल और विकास के लिए एक सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 में जो है तेजी लाई गई है। तो ये भी देख लेना, लिखो पोषण 2.0
सक्षम आंगनबाड़ी, एक वात्सल्य मिशन भी है और शक्ति मिशन भी है। ये सब काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बने जाते हैं। तो यहाँ पर ये डिटेल है, आप देख लेना, ठीक है। ये PDF मैं डाल दूंगा टेलीग्राम में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। मिशन इंद्रधनुष लिखो, मिशन इंद्रधनुष पढ़ना है आप लोग को। इसमें जो है टीकाकरण के प्रयासों के लिए जो यूवी प्लेटफॉर्म है ना, यूविन प्लेटफॉर्म, ये आरंभ किया गया था। यूविन प्लेटफॉर्म भी लिखो। आयुष्मान भारत योजना काफ़ी बड़ी, काफ़ी इम्पोर्टेंट फ्लैगशिप स्कीम है और पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी योजना है हेल्थ को लेके। तो हेल्थ से रिलेटेड है ये आयुष्मान भारत योजना, इस पर भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो इसमें क्या ये है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। इसके बाद हैबिटेशन से रिलेटेड आवास के लिए तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें भी ये कहा गया है कि जो 3 करोड़ आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के पास में ही है, मतलब होने वाले हैं अगले 5 वर्ष में, कम से कम जो है 3 करोड़ आवास का लक्ष्य रखा गया है। ओके, और इसमें जो है फंडिंग भी बढ़ा दी गई है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना लिखो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टूरिज्म। टूरिज्म भी इम्पोर्टेंट सेक्टर रहा है और आगे भी रहेगा। और जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि G20 की जो समिट हुई थी वो 60 स्थानों में हुई थी, जिसके माध्यम से जो हमारी इंडिया की डाइवर्सिटी है वो दिखाई गई थी वर्ल्ड के सामने, ठीक है। और विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य को दीर्घ अवधि ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। मतलब ये बता रहे हैं कि बाद में और लॉन्ग टर्म के लिए राज्यों को ब्याज, कम ब्याज में दिया जाएगा, पैसा वगैरह दिया जाएगा, ठीक है। और आप लोग देख रहे होंगे कि अभी लक्षद्वीप और मालदीव का काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा था। तो लक्षद्वीप का स्पेसिफिक यूज़ किया गया है वर्ड का। तो जितने भी द्वीप वगैरह हैं, आइसलैंड वगैरह हैं, उनके डेवलपमेंट की बात करी गई है। ओके, इसके बाद जो बात करते हैं सीधा में आखिरी था ए से एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग के बारे में। तो सरकार जो फसल कटाई के क्रियाकलापों में जो आपके प्राइवेट हैं और सरकार गवर्नमेंट है उनके निवेश को बढ़ावा देगी। नैनो DAP लिखो वहाँ पे, नैनो DAP को सर्च कर लेना। एक तरीके का फर्टिलाइज़र होता है जिसके कारण जो है वो क्लाइमेट से रिलेटेड, क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता हमारे फसल पे, तो वो फसल को अडॉप्ट कर लेता है। ओके, इसके बाद आत्मनिर्भर तिलहन अभियान, ये भी लिखिए। इसके तहत क्या हुआ था कि जो तिलहन की लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने हेतु जो कार्यनीति है वो तैयार की जाएगी। अभी तैयार नहीं करी गई है, अगर मान लो ये सरकार वापस से जीत जाती है, जो कि ऑब्वियसली लगी रहा है जीत जाएगी, बट जो जो भी सरकार जीतेगी वो दोबारा बजट लेकर आएगी तो उसमें इन सब चीज़ों को नोटिस किया जाएगा। इसके बाद डेयरी विकास के लिए जो है व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, नोट करो इसको भी, यहाँ से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो उसको भी विस्तार किया गया है और आप देखोगे कि 5 एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किए गए हैं। यहाँ पर नीली क्रांति के लिए अगर आप लोग देखोगे कि कितना आवंटन किया गया है, इसको भी बढ़ा दिया गया है। 2025 करोड़ रुपए था, बट उसको 2352 बढ़ा दिया जाएगा। ओके, PM सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम विकास योजना, ये भी लिखो। एक बार देख लेना, बस शॉर्ट फॉर्म में देख लेना इन सब चीज़ों को, तो आपका कवर हो जाएगा। देखो ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आप बस देख लो, नोट कर लो, और इन सब में मैं डिटेल में छोटी छोटी एक वीडियो भी डाल दूँगा। चलो अब बात करते हैं रेजिलियंट परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो जो हमारा करेंट अकाउंट डेफिसिट है GDP में, उसका भी हम लोग को डिक्लाइन देखने को मिला है। और जो हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी डिक्लाइनिंग देखने को मिल रहा है। आप कह सकते हो कि ये ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रहा है। ओके, या स्टीडली डिक्रीज़ हो रहा है। या ये क्वेश्चन आता है ना, UPSC पूछता है, आपको फंसाता है कि ग्रेजुअली इंक्रीज, ग्रेजुअली डिक्रीज, स्टीडली इंक्रीज, स्टीडली डिक्रीज। तो यहाँ पर ये डाटे ध्यान रखना, ठीक है। जो GNPA है ग्रोस, ये देखिए क्या होता है ना, ये डिटेल में मैं एक छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, टेंशन ना लो उसका। आप जुड़ गए हो ना हमारे चैनल से और मैं कंटिन्यू हो गया हूँ ना, सारी चीज़ मैं क्लियर करूँगा। आप लोग को बस कमेंट में करना है कि आपको कौन कौन सी वीडियो पे कंसेप्ट की वीडियोस चाहिए। आप लोग कमेंट करेंगे ना, आप लोगों की डिमांड पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। क्योंकि हम लोग ने, आपने कमबैक वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आप जो कंसेप्ट, आपको जो डाउट रहेंगे कंसेप्ट से रिलेटेड, वही मैं वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। इसके बाद देखो जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है उसमें पूरा स्पीडली इंक्रीज हुआ है। ओके, इसके बाद जो GST है, GST कलेक्शन में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। जो फॉल इन हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है? जो इन्फ्लेशन
हेडलाइन बन जाए, न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन जाए, जैसे कि साइड में देख रहे हैं आप लोग, तो वो हेडलाइन इन्फ्लेशन है। जो इन्फ्लेशन हेडलाइन बन जाए वही हेडलाइन इन्फ्लेशन है, बस ऐसे कि याद रख लो। बाकी इन्फ्लेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं, सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन ना लो, मेरे पे छोड़ दो। इसके बाद जो है आपके, अगर टैक्स से रिलेटेड क्या क्या, टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड क्या क्या उपलब्धियाँ रही हैं वो इसमें बताया गया है कि जो आपका डायरेक्ट टैक्स है उसमें 10 सालों में 3 गुना से ज़्यादा अधिक वृद्धि देखने को मिली है। ओके, जो विवरण दाखिल करता है उनकी संख्या में 2.4 गुना बढ़ी है। यहाँ पर जीएसटी के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं कि 94% जो है उद्योगपतिकर्ता मानते हैं कि जीएसटी अच्छा है, उससे लाभ मिलेगा वगैरह वगैरह। यहाँ पर कुछ टैक्स प्रपोजल के बारे में बात करी गई है कि जो सर्टेन टैक्स बेनिफिट है जो स्टार्टअप्स को दिए जा रहे थे, जो इन्वेस्टमेंट के लिए दिए जा रहे थे, जो सॉवरिन वेल्थ फंड था उसके थ्रू, उसको और बढ़ा दिया गया है, उसकी जो डेट है ना और बढ़ा दिया गया है, उनको बेनिफिट मिलता रहेगा 31 मार्च 2025 तक, ठीक है, तो ये बढ़ा दिया गया है। उसके बाद जो है पुराने जो दर थे उनको बना के रखा हुआ है। साथ ही साथ अब हम लोग बात करते हैं कि सरकार के पास पैसा आता कहाँ से और जाता कहाँ पर है। तो सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है ना सरकार के पास, वो बोरिंग एंड अदर लाइबिलिटी से आता है, मतलब कि कर्ज लेकर जो है सरकार के पास पैसा आता है। देन दूसरे नंबर पे आता है इनकम टैक्स से, तीसरे नंबर पे आता है जीएसटी से, और थर्ड नंबर पे आता है कॉरपोरेशन टैक्स से। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये याद रखना। देन जो गवर्नमेंट का पैसा है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो देखो दो जगह पर सबसे ज़्यादा जाता है, इक्वली वेटेज है, जो स्टेट की शेयर्स टैक्सेस है और ड्यूटीज़ हैं उस पर, और जो इंटरेस्ट पेमेंट है उस पर जाता है। और दूसरे नंबर पे जाता है जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसमें फंडिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है वहाँ पर। उसके बाद फिर उसके बाद अदर एक्सपेंडिचर में 9% जाता है, और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, डिफेंस है, और जो फाइनेंस कमीशन है और अगर ट्रांसफ़र वगैरह करते हैं उसमें 8% जाता है। तो ये सीक्वेंस देख लेना, एक बार वीडियो को पॉज करो और एक बार इसको अच्छे से देख लो। इसके बाद जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको कितने कितने दिए गए हैं, फर्स्ट नंबर पे कौन सी है, सेकंड नंबर पे कौन सी है, थर्ड पे कौन सी है, इसका सीक्वेंस याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा डिफेंस मिनिस्ट्री को दिया जाता है पैसा। उसके बाद जो है आपका जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें, या जो रेल मंत्रालय उसको दिया गया है। देन उपभोक्ता मामले के मंत्री को रेल मंत्रालय को दिया गया है। देन गृह मंत्रालय को ग्रामीण विकास मंत्रालय, रसायन उर्वरक संचार मंत्रालय एंड कृषि विकास मंत्रालय को दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये सीक्वेंस पूछा जा सकता है। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन सी स्कीम्स योजना में पैसे बढ़ा दिए गए हैं। मनरेगा के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लो। और आयुष्मान भारत, इन दोनों में जो है पैसा बढ़ाया गया है। साथ ही साथ जो उत्पादन संबंध जो प्रोत्साहन योजनाएं हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, उनमें भी काफ़ी सारा पैसा बढ़ाया जाएगा। और सेमी कंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण, मतलब कि डिस्प्ले से रिलेटेड जितने भी हैं, और सेमी कंडक्टर काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, ये यूपीएससी वगैरह जो उसके मेंस वगैरह एग्जाम वो रहते हैं उसमें काफ़ी काम आते हैं, ठीक है। यूपीएससी वाले एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है वो सेमीकंडक्टर पूछा जाता है। इसके बाद ऊर्जा ग्रिड जो सोलर ऊर्जा है उससे रिलेटेड में भी पैसा ज़्यादा खर्च किया जा रहा है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन, इसको भी लिखो, नोट करो, इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा एक। इसके बाद अगर हम लोग जो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा था तो उसमें जो आंकड़े थे वो एक्चुअली जो बजट में एक ग्राफ बनाया हुआ है, इसको आप देख लो कि जो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है, राजस्व प्राप्ति है, उसमें 30 करोड़ मतलब कि बढ़ोतरी हुई है, और जो हमारा एक्सपेंडिचर है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। वहीं अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसिप्ट के बारे में बात करें तो वो कम हुआ है इस बार, जो लेकिन हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा है, ये ग्राफ में आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद गाइस कुछ कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं, कुछ कुछ डेफिसिट होते हैं, डेफिसिट के कई सारे प्रकार होते हैं, करेंट अकाउंट डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, इफेक्टिव कैपिटल डेफिसिट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाए। ओके, तो चलो फटाक से क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने बजट का इतिहास देखा था। देन उसके बाद देखा था कि बजट के संविधान के पर्सपेक्टिव से बजट के बारे में क्या लिखा हुआ है, और जो FRBM एक्ट वगैरह हैं उसके बारे में कौन कौन से डॉक्यूमेंट बजट के साथ रखे जाते हैं। देन हम लोगों ने बजट की प्रोसेस देखी थी, और ये भी देखा था कि बजट कैसे संविधान या पार्लियामेंट में जो है वो पास होता है, और उसकी प्रोसेस क्या होती है वो देख ली थी हम लोगों ने। देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे। देन बजट और इंटरिम बजट दोनों में क्या फ़र्क होता है वो देखा था, और जो अंतरिम बजट है जो हमारा बोटेन अकाउंट है उसमें क्या फ़र्क होता है वो देखा था। साथ ही साथ बजट के क्लासिफिकेशन देखे थे कि बजट कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम लोगों ने बात करी थी कि जो
24-25 के लिए बजट प्रस्तुत किया गया है, उसमें आखिर क्या बताया गया है। अभी अगर जो जुलाई में बजट आएगा ना, उस पर हम लोग फुल बजट आएगा, उस पर हम लोग एक वीडियो और एक्स्ट्रा बना देंगे। तो इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो 2047 तक जो विकसित भारत बना है उसके लिए क्या क्या विकास मंत्र दिए गए हैं। पीपल सेंट्रिक अप्रोच के बारे में देखा था हम लोगों ने। साथ ही साथ देखे थे कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें जियान की ट्रिक आप लोगों ने ध्यान रखी होगी। फिर उसके बाद गरीब कल्याण वगैरह इन सब के बारे में हम लोगों ने देखा था, ठीक है। और जो किसान, नारी शक्ति, ये सारी चीज़ हम लोगों ने देख लिए थे। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अमृतकाल के लिए जो कार्यनीति बनाई गई थी, उसमें हम लोगों ने ये 4 क्षेत्र देखे थे, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, और हमारा इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। देन हम लोगों ने करेंट अकाउंट डेफिसिट, कुछ पैराग्राफ या जो ग्राफ देखे थे, पैराग्राफ नहीं ग्राफ देखे थे। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि फिर पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ पे जाता है, और कौन कौन से मंत्रालय को कितने कितने पैसे दिए गए हैं, वो देखे थे हम लोगों ने। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस, मैंने बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश करी है। मुझे पता है कि ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, और ऑलमोस्ट ये मेरी 1 साल बाद मैंने वीडियो डाली है, तो आपको काफ़ी सारी जानकारी जानने को मिली होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करने का आइडिया बिल्कुल भी बुरा नहीं है। और इसी तरह की मैं बहुत सारी वीडियो भी लाते रहता हूँ। आप अपने सपोर्ट बनाए रखिए। मैं आगे जो है आप वीडियो बिल्कुल कंटिन्यू रखूँगा। भले एक वीडियो आएगी, छोटी वीडियो आएगी, लेकिन कंटिन्यू रहेगी अब वीडियो। अब आ गया हूँ ना वापस, अब जाने नहीं वाला हूँ, अब रहूँगा आप लोगों के साथ। तो आप लोग सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।